सहानी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 8 ग्लोबलाइजेशन। ये हमारी जो फर्स्ट बुक है उसका लास्ट चैप्टर है। आज हमारी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक कंप्लीट हो जाएगी। अगर तुम्हें बाकी चैप्टर्स पढ़ने पॉलिटिकल के या फिर इको के, हिस्ट्री के, साइकोलॉजी, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट क्लास 11th एंड 12th की ह्यूमैनिटीज़ का अगर आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, यू कैन गो एंड स्टडी। और अगर आपको नोट्स चाहिए, हैंड रिटन टाइप्ड टेस्ट परफॉर्म करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है, स्क्रीन पे तुम्हें आईडी दिख रही होगी। गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और सारा सरेट मटेरियल आपको 11th और 12th की ह्यूमैनिटीज़ का मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। जस्ट फॉलो मी एंड टेक इट फ्रॉम देयर। तो आज हमें स्टार्ट करना है अपना चैप्टर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन, हम वी आर लिविंग इन अ पीरियड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आजकल हम लोग बाहर के देश से कुछ ज़्यादा ही कनेक्टेड हो चुके हैं। आप कहते हैं ना द वर्ल्ड इज सो स्मॉल, अब सही में वर्ल्ड स्मॉल बन गया है। और ग्लोबलाइजेशन, देखो सिंपल सा ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है फ्लो। फ्लो मतलब किसी चीज़ के बहने को हम कह रहे हैं ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन में मेनली 4 टाइप के फ्लो होते हैं। एक होता है कमोडिटी का फ्लो, कि तुम आईफोन मंगा रहे हो दुबई से और या फिर कहीं से भी मंगा रहे हो, तुमने आईफोन मंगा लिया, दैट इज़ अ फ्लो ऑफ कमोडिटी। एक होता है फ्लो ऑफ पीपल, यानी कि तुम, हमारा कज़न भाई कहीं बाहर जॉब करने के लिए गया और तुम मुझसे चैटिंग करते हो, पूछते हो भाई कैसा हाल है वहाँ पे, वो होते हैं फ्लो ऑफ पीपल। कहीं लोग जॉब के लिए माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। एक होता है हमारा फ्लो ऑफ कैपिटल। अब देखो तुमने आईफोन ख़रीदा तो तुम ऑब्वियस है पैसे पे करोगे, उनको डिजिटली ट्रांसफ़र करोगे, तो दैट इज़ फ्लो ऑफ कैपिटल। और भी कई तरीके से अगर कोई एड्स देते हैं गवर्नमेंट, कहीं देखा आपने कई देशों में सुनामी वगैरह आती है तो हम लोग भी डोनेट कर सकते हैं। या फिर अगर आप देखो इंटरनेशनली अगर तुम्हें टेक्नोलॉजी खरीदती है हमारी गवर्नमेंट, तो अलग अलग टाइप के कैपिटल फ्लो ट्रेड की वजह से चलते रहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द फ्लो ऑफ आइडियाज़। सबसे ज़्यादा देखो आज के समय पे क्या हो गया, फ्लो आइडियाज़ का फ्लो होने लग गया है। वेस्टर्न कल्चर इंडिया में इतना फेमस हो गया, क्यों? क्योंकि जो वेस्टर्न आइडियाज़ थे आज के टाइम पे हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो लोग हमारे आइडियाज़ फॉलो नहीं, वहाँ पर भी आपने कई बार देखा हैगा, हमें मूवीज़ में दिखाते हैं कि जो फॉरेनर्स लोग हैं वो भी ढोल पर नाचते हैंगे, या फिर वो भी कभी कभी हमारा फूड ट्राई करते हैंगे। तो ऐसा नहीं है कि खाली वेस्टर्न कल्चर ही हमारे यहाँ आता है, हमारा कल्चर, बाकी देशों का कल्चर भी इधर से उधर इम्पोज होता रहता है। आइडियाज़ जो होते हैं वो इधर से उधर फ्लो होते रहते हैंगे। बट मेनली अगर हम ऑन अ होल देखें, बड़ा देखें, तो ज़्यादातर यही कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो वेस्टर्न कल्चर है, जो बड़ी बड़ी वेस्ट की कंट्रीज़ है, यूरोप की हो गई, यूनाइटेड स्टेट्स हो गई, इनका कल्चर हमारे जैसी कंट्रीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। मेनली जब भी हम ग्लोबलाइजेशन सुनते हैं तो हमें यही दिखाई देता है। बट इट्स नॉट द ओनली थिंग, आइडियाज़ मूव कर रहे हैं हमारे वर्ल्ड में बहुत समय से, तो इसी वजह से हमारा ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल है। तो 4 फ्लोस में हम ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करते हैं, आइडियाज़ का, कैपिटल का, कमोडिटीज़ का और पीपल का। अब जैसे आपने बुक खोला तो आपको 3-4 लोगों की लाइफ के बारे में बता रखा है। पहले एक जनार्दन है जो कॉल सेंटर में वर्क करता है। कॉल सेंटर की नौकरी के बारे में हम सबको पता है क्या होता है उसके अंदर, कि बंदा जाता है और वो बाहर के देशों को वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं, कोई और लैंग्वेज में बोलते हैं, एक्सेंट चेंज करके बोलते हैं, नाम बदल के बात करते हैं उनसे, और जो उनसे बात कर रहा होता है उनको पता नहीं होता वो किस एरिया से वो इंसान बोल रहा है। एंड इंडियंस जो हैं, इंडिया में कॉल सेंटर कल्चर बहुत फेमस है, इतने सारे कॉल सेंटर्स हैं हमारे यहाँ, वहाँ बच्चे जाते हैं, जॉब करते हैं और वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कई बार रात को कॉल सेंटर की जॉब करनी पड़ती है, क्यों? क्योंकि जिस समय हमारे यहाँ दिन हो रहा, रात हो रही है, वहाँ ओवरसीज़ मतलब दूसरे देशों के अंदर, अमेरिका ले लो या बाकी कोई देश हो गया, वहाँ पे उस समय तो हमारे यहाँ रात है, वहाँ पे दिन होता हैगा। तो इस वजह से कॉल सेंटर की कई जॉब्स जो होती हैं वो रात को होती है, ऑड आवर्स पे होती हैंगी। नेक्स्ट हमें स्टोरी दे रखी है एक फादर की जो अपनी बेटी के लिए साइकिल खरीदने जाते हैं। वो साइकिल है मेड इन चाइना। अब हमें ये सब चीज़ों से हमें बहुत रोज़मर्रा में हमने देखा है कि चाइना के काफ़ी प्रोडक्ट इंडिया में आते हैं और बिकते हैं। और अब एक ऐसे टाइम आया है दैट पीपल आर बॉयकॉटिंग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, बिकॉज हम अपने आप वो चीज़ें बना के खुद में इंडिया में क्यों ना बेचें, हम उनकी इकोनॉमी को क्यों बढ़ावा दें। तो इस तरीके से वी ऑल नो अबाउट द चाइनीज़ प्रोडक्ट। एंड थर्ड एक बताया है हमें कि एक लड़की की जॉब लग जाती है और वो पढ़ लिख के जॉब करने जाना चाहती है, बट उसके घर वाले उसे मना करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पुराने सोच के, पुराने तौर तरीके, पुराने आइडियाज़ के लोग थे। बट आजकल जैसे वेस्टर्न कल्चर से ये आइडियाज़ हमारे पास आए हैं कि लड़की भी अपने पैरों पे खड़े होकर जॉब कर सकती है। तो दिस इज़ द फ्लो ऑफ आइडिया, तीनों के एग्जाम्पल बुक में दे रखे हैं। तो ये होगा हमारे पॉजिटिव टाइप के आप फ्लो मान लो, या फिर
दिस इज जस्ट द एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी बताए हैं इन्होंने ग्लोबलाइजेशन के, जैसे कि फार्मर्स जो हैं अगर वो महंगे सीड खरीद ले तो वो सुसाइड करते हैं। अगर कोई बड़े बड़े मॉल्स आने लग जाए बाहर के देश से इंडिया के अंदर तो जो लोकल दुकानदार हैं उनकी रोजी रोटी ख़त्म। और क्या, और आपके बुक में एग्जाम्पल दे रखा है कि एक डायरेक्टर ने फिल्म चुरा ली, हॉलीवुड की स्क्रिप्ट चुरा ली। तो इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन एवरी मोमेंट हमारे वर्ल्ड में टेक प्लेस करता है, यानी कि हर समय पे किसी ना किसी तरीके से हम इंटरनेशनल बाउंड्रीज में इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे वो कमोडिटी का फ्लो हो, चाहे वो पैसों का फ्लो हो, चाहे वो आइडियाज़ का फ्लो हो, या फिर हम खुद माइग्रेट कर जाए। तो ग्लोबलाइजेशन जस्ट टेक प्लेस एवरीवेयर। तो यहाँ ग्लोबलाइजेशन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस। पहले ज़माने में भी ग्लोबलाइजेशन था, पहले ज़माने में भी होता था, बट अभी बहुत ज़्यादा इसलिए बढ़ गया बिकॉज हम कनेक्ट कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बनी है अब वर्ल्ड छोटा हो गया है, सब लोग एक दूसरे से ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हो गए हैं। और जो ग्लोबलाइजेशन है ऐसा नहीं है कि इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। इसमें देखो 4 चीज़ें आ रही है, आइडियाज़, कैपिटल, कमोडिटी, पीपल। तो ये मल्टी डायमेंशनल मतलब कि इसके इफेक्ट कितने चीज़ों पर दिखेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट हमें इकोनॉमी पे भी दिखता है, कल्चर पे भी दिखता है और पॉलिटिक्स पे भी दिखता हैगा, जो मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगी। तो मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट मतलब कि ये अपनी छाप छोड़ेगा इकोनॉमी पे भी देश की, उसके कल्चर पे भी और उसकी पॉलिटिक्स के ऊपर भी। दिस इज द मीनिंग ऑफ अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट इज द कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन? अब ये भला ग्लोबलाइजेशन होता क्यों है? तो पहला तो ये हमें बता रखा है कि ये मत सोचना कि ग्लोबलाइजेशन अभी 20th सेंचुरी में या 21st सेंचुरी में होना शुरू हुआ। नहीं, बहुत पुराने ज़माने से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। शिप्स में भी ट्रेड होता था। हमने पुराने सीरियल्स, हम आजकल वेब सीरीज़ वगैरह देखते हैं, हमने GOT देखे, हमने वाइकिंग्स देखे, तो उसमें देखा ना वो कहते हैं व्यापार करना है, ट्रेड करना है। तो बहुत पुराने ज़माने से ही ओवरसीज ट्रेड होता है, एक देश से दूसरे देशों में सामान जा रहा था, कमोडिटी जा रही थी, इंडिया से स्पाइसेस जाती थी, ऑर्नामेंट्स जाते थे, पत्थर जाते थे, हमारे यहाँ से डायमंड्स जाते थे। तो ग्लोबलाइजेशन कोई नई बात नहीं है, बहुत समय से ये चलती है। जैसे कि सिल्क रूट था, सिल्क रूट किस लिए था? ट्रेड के लिए था, कमोडिटी के लिए, कैपिटल के लिए, फ्लो के लिए था। तो दैट मीन्स ग्लोबलाइजेशन एग्जिस्टेड इन हिस्टोरिकल पीरियड ऑल्सो। तो ये कोई नई बात नहीं है। बट देयर इज़ वन यूनिक थिंग इन टुडेज ग्लोबलाइजेशन। आज के ग्लोबलाइजेशन में एक यूनिक क्वालिटी है। वो यूनिक क्वालिटी क्या है कि जो स्पीड है और जो स्केल है, स्पीड बहुत तेज़ हो गई ग्लोबलाइजेशन की, और स्केल यानी कि पहले कुछ लोग इस्तेमाल करते थे उसको, अब ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी पीपल इज़ रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन। यानी कि आजकल जो स्केल है ग्लोबलाइजेशन का वो बहुत बढ़ गया। इंडिविजुअल लेवल पे भी लोग कल्चर मिक्स कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, सामान मंगा रहे हैं, और गवर्नमेंट लेवल पे भी। तो अब स्पीड भी बढ़ गई ग्लोबलाइजेशन की और स्केल भी बढ़ गया है। ये है यूनिक फीचर ऑफ टुडेज ग्लोबलाइजेशन। ये आपके एग्जाम में आएगा कि भाई ग्लोबलाइजेशन तो पहले ज़माने में भी होता था, तो अब क्या पढ़ रहे हैं हम इसको? टुडे इट इज़ यूनिक बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड एंड बिकॉज ऑफ इट्स स्केल। अब बहुत सारे फीचर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज़ करने के लिए, बट उसका सबसे मेजर एलिमेंट कौन सा है? वी ऑल नो इट इज़ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की वजह से ग्लोबलाइजेशन बिल्कुल ही अनदर लेवल पे पहुंच गई है। पहले टेलीविज़न आया, फिर टेलीग्राफ आया, टेलीफोन आया, माइक्रोचिप आई, और अब तो आईफोन आ गया, अब तो सेल फोन्स आ गए हैंगे, और अब तो हमारे पास इंटरनेट की स्पीड इतनी तेज़ आ गई है। तो कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन हो गया है। कम्युनिकेशन, पहले लोग PCO पे जाके खड़े होते थे बात करने के लिए, और अब तो लोगों ने कॉल करना ही बंद कर दिया, एक दूसरे को एक मैसेज करा, ख़त्म कहानी। तो अब कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन आ गया। अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं रही है। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, वो पढ़ने बाहर चली गई है, तो आप नॉर्मली उससे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो कम्युनिकेशन के थ्रू। या फिर अगर आपके पापा माइग्रेट कर गए, पापा को जॉब की वजह से बाहर के देश में जाके सेटल हुए हैं वो, और मम्मी और तुम सब घर पर ही हो, तो कोई बात नहीं, तो वीडियो कॉल करके आराम से अपने पापा से बात कर सकते हो। अभी कोविड-19 की वजह से जैसे कि बड़े बड़े जो ऑफिसर्स थे, गवर्नमेंट लेवल पे वर्क भी ऑफिसर्स ने अपने घर पे बैठ के करा थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये एक बहुत ही बड़ा, हम कह सकते हैं, हमें एक फ्रूट मिला है ऑफ द टेक्नोलॉजी, और इससे ग्लोबलाइजेशन भी इंक्रीज़ हो गई है। और पहले ज़माने में प्रिंटिंग लेकर आया था एक रेवोल्यूशन। हमने क्लास 10th में प्रिंटिंग वाला चैप्टर पढ़ा था, गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस बनी थी, तब से फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन आया। लोगों के मन में जगी एक नेशनलिज्म, यानी कि देश की फीलिंग। अपने पहले देश नहीं होते थे, पहले लोग अपने आप बारे में सोचते थे। देश के लिए प्रेरणा और
आप कह सकते हो लव जगह, नेशनलिज्म इंक्रीज हुआ जब प्रिंटिंग आई। और अब एक और रेवोल्यूशन आया जब हमारी कम्युनिकेशन टेक्निक्स और ज़्यादा हाई हो जाती हैंगी। और ये टेक्नोलॉजी बढ़ने से खाली ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ पे इफेक्ट नहीं पड़ा, नहीं, कलेक्टिव लाइफ पे। ऐसा नहीं कि खाली मेरे पास ही फ़ोन है, मैं ही यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास ही इंटरनेट है, मैं ही वीडियो बना के डाल सकती हूँ यूट्यूब पे, नहीं, यू ऑल कैन एक्सेस इट ऑल्सो। तो इस तरीके से कलेक्टिव लाइफ पे असर पड़ा है ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो यही रीज़न है हमारे ग्लोबलाइजेशन की यूनिकनेस का आज के समय पे। और जो ग्लोबलाइजेशन है उसका ईजी फ्लो, यानी कि आराम से, ग्लोबलाइजेशन क्या है, फ्लो, तो ये फ्लो को ईजी बनाया है ओनली आवर टेक्नोलॉजी। सिर्फ और सिर्फ हमारी टेक्नोलॉजी ने उसे बढ़िया बनाया है और इम्प्रूव कर दी है हमारी कम्युनिकेशन और इंटर कनेक्शन। देखो कम्युनिकेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियस है कनेक्शन बढ़ेगा, कम्युनिकेशन बढ़ेगी तो कनेक्शन बढ़ेगा, कम्युनिकेशन बढ़ी है तो हम और ज़्यादा कनेक्टेड हो गए। अब हम इंटरनेशनल न्यूज़ से अवेयर रहते हैं, अमेरिका में क्या हो रहा है, यूएस और ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है और रशिया में क्या हो रहा है, हमें सबको पता है। टीवी खोलो बता रहे हैं कि भैया पुतिन ने इंजेक्शन लगवा लिया, उसकी बेटी ने भी लगवा लिया, उसके चाचे ने भी लगवा लिया। किस तरीके से आजकल हमारी न्यूज़ में दिखाते हैं हमें। और वो जो नॉर्थ कोरिया वाले हैं ना, उनका भी हमें सब पता चलता रहता है कि उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा, मैं बताऊंगी नहीं। तो तुम समझ जाओ कि किस तरीके से अब हमें घर पे बैठे बैठे जो पूरे देश में हो रहा है हमें सुनने को मिल जाता है। और क्या है, अब कोई फ्लू जैसी डिजीज़ पहले ज़माने में होता था, वो सुनने में आता था अरे वहाँ पे स्वाइन फ्लू फैल गया है, बट अब हम तो खुद देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोविड-19 हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं पूरे के पूरे, आप गूगल पे चेक करो, पूरे वर्ल्ड का दिखाई देने लग जाता है। तो दैट मीन्स अब हम ग्लोबल हो गए हैं, अब हम एक इन्फॉर्मेशन हमारे पैरों में पड़ी हुई होती हैगी, तो जस्ट वी हैव टू एक्सेस इट। और क्या हो गया, अगर सुनामी आई है कहीं पे तो सब कुछ हमें आज के टाइम पे आसानी से पता चल जाता है। और ये जो ग्लोबलाइजेशन है इसका इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे भी पड़ता है, नेशन पे भी पड़ता है और रीजनल एंड ग्लोबल लेवल पे भी पड़ता है। यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन है ये खाली एक कंट्री को इफेक्ट नहीं करेगी, खाली एक मोहल्ले को इफेक्ट नहीं करेगी, खाली एक सिटी को इफेक्ट नहीं करेगी, इट इज़ इफेक्टिंग होल वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेस या फिर इफेक्ट्स को देखा जाता है। तो नाउ वी विल स्टडी ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस। या ओके, तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो उसमें हमें मेनली पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस में पता चलेगा कि ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद सरकार यानी कि गवर्नमेंट की कैपेसिटी पे कितना फ़र्क पड़ा है। तो देखो ऐसे ही आपको एग्जाम में ज़रूर आएगा मेंशन द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। 100% बोर्ड एग्जाम्स में इस पर क्वेश्चन आता है, तो आपको इसे ध्यान से देखना है। इंस्टाग्राम नोट्स पे आपको इसके डिटेल क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, तो लीड टू द इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी। सबसे पहला इफेक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का, ऐसे लिखना होगा आपको, पॉइंट की हेडिंग डालोगे लीड टू द इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी या फिर एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कम हो जाती है। देखो जब से ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है कुछ लोगों का ये मानना है कि जो गवर्नमेंट के काम करने की कैपेसिटी है वो कम हो गई है। अब गवर्नमेंट जितना पहला भला करती थी अपने जनता का, अब उतना वो नहीं कर पा रही है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ओल्ड वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। वेलफेयर स्टेट, अब तुम सोवियत यूनियन में पहुंच जाओ, वहाँ पे क्या थी उस समय पे, पहले वेलफेयर स्टेट थी कि स्टेट सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट को जॉब्स भी प्रोवाइड कर रही है, लेबर्स को भी जॉब प्रोवाइड कर रही है, तो स्टेट हर एक के भले के लिए काम कर रही है। पहले वेलफेयर स्टेट का ज़माना होता था। अब ग्लोबलाइजेशन के बढ़ने से वेलफेयर स्टेट ख़त्म हो रही है और मिनिमलिस्टिक स्टेट पे आ गई है, यानी कि स्टेट का जो काम है अब बहुत मिनिमम हो गया है। क्या काम रह गया है कि लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना और सिक्योरिटी, यानी कि आर्मी क्रिएट करके बॉर्डर्स को बिल्कुल सिक्योर रखना और लॉ और ऑर्डर चलाना। अब स्टेट का बस इतना काम हो गया। अब स्टेट ने एजुकेशन और वेलफेयर और सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना बिल्कुल ही ना के बराबर कर दिया है बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि जो जब से ग्लोबलाइजेशन बढ़ी है तब से स्टेट ने इकोनॉमी और सोशल वेलबींग के बारे में सोचना छोड़ दिया। यानी कि अगर कोई अमीर हो रहा है तो हो जाए अमीर, गरीब और गरीब हो रहे हैं तो हो जाए गरीब, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है तो हो जाए। तो इनका कहना ये है कुछ लोगों का कि जब से ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है तो स्टेट का जो वेलफेयर वाला काम उसने करना अपना बंद कर दिया है। क्यों हो गया ये बंद? क्योंकि एमएनसीज आ गए हैं। एमएनसीज का रोल, मल्टीनेशनल कंपनीज़ का रोल बढ़ गया है और वो लोग जो है क्या करते हैं, प्रॉफिट कमा के अपने देशों में ले जाते हैं। इसलिए हमारी जो कंट्री के जो लोग हैं उनको सफ़र करना पड़ता है और इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है। तो दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू कि एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कम हो गई है। सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कि हमेशा ऐसा नहीं है कि स्टेट की पावर कमी हो रही है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। नॉट ऑलवेज लिमिट द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि ऐसा नहीं है कि हर बारी ही स्टेट की पावर कम होगी।
ऐसा भी हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो हमारा स्टेट है उसने और अच्छे से काम करना शुरू कर दिया। अब खुद सोचो आप, क्या ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से सरकार ने अच्छे से काम करना शुरू कर दिया? क्या सरकार को उसकी कोई मतलब मिली है? तो यस, मिली है। अब क्या हो गया है, जैसे पहले वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, आपस में देश एक दूसरे से किटते मिटते रहते थे, लड़ते रहते थे, कोल्ड वॉर हो गया। तो ये जो ओल्ड राइवलरी थी ना, दुश्मनियाँ लोगों ने पाली हुई थी बड़े बड़े देशों ने, अब वो ग्लोबलाइजेशन के बाद वो ख़त्म हो गई। अब चुपचाप ट्रेड चल रहा है, कमोडिटी का एक्सचेंज हो रहा है, तो वो उतनी दुश्मनी नहीं हो रही है, उतनी दुश्मनी और राइवलरी सीज मतलब ख़त्म हो गया, स्टॉप हो गई है। सेकेंडली क्या है, जो स्टेट की कैपेसिटी है, इनफैक्ट ये लोग कह रहे हैं उसको तो बूस्ट मिल गया, उसने तो बूस्ट पी लिया वो दूध में पिला के। क्यों? जब से टेक्नोलॉजी बढ़ी है तब से गवर्नमेंट के पास में पूरे सिटीजन्स की इंफॉर्मेशन है। वो अपने पोर्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, वो अपने सी को कंट्रोल कर सकते हैं, वो अपने एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर पाने बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। और सिटीजन, कोई भी क्राइम हो रहा है कंट्री के अंदर, अब हमारे पास आधार कार्ड है, हम उसके डिटेल निकलवा सकते हैं, उस तक पहुंच सकते हैं। तो दे आर सेइंग दैट, ऐसा मत बोलो कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट का तो बिल्कुल ही हाल बेहाल हो गया। नहीं, गवर्नमेंट को काफ़ी फ़ायदे भी मिले हैं टेक्नोलॉजी की वजह से एंड ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अब वॉर के खतरे कम हो गए हैं, अब राइवलरी ख़त्म होने लग गई है, तो गवर्नमेंट की इनफैक्ट जो पावर है वो बढ़ गई है। अब तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू सोच लो कि तुम फर्स्ट वाले पॉइंट ऑफ व्यू वाले हो या सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू वाले हो। तो विद दिस पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस बिल्कुल खत्म। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंस करते हैं। तो देखो, जैसे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस पे आते हैं हम ग्लोबलाइजेशन के, तो सबसे पहले बहुत बड़ा बड़ा हमारे सामने 2 इंस्टीट्यूशंस आते हैं, IMF एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये WTO और IMF और जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, ऐसे ऐसे जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं ग्लोबल ट्रेड को। ये तो हमें पता है, हमने अपनी जो चैप्टर 6 था, चैप्टर 5 था यूनाइटेड नेशन वाला, उसमें हमने इनका रोल पढ़ा था, किस तरीके से ये ट्रेड कंडक्ट करवाती है बाकी सारी कंट्रीज़ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हमें ये बताई गई है कि इतना नैरो कॉन्सेप्ट नहीं है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस का कि तुम कह दो कि खाली हमारा ये IMF ही सब कुछ कर रहा है ग्लोबलाइजेशन में। नहीं, देयर आर अदर कॉन्सिक्वेंस ऑल्सो, और भी इफेक्ट है। जैसे कि हमें सबसे पहले ये सोचना है कि जो इकोनॉमिक गेन हो रहा है, लेकिन जो इकोनॉमी में फ़ायदा हो रहा है बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, वो किसको पहुंच रहा है और कितना पहुंच रहा है, हु गेट एंड हु लूज, यानी कि किसको फ़ायदा हो रहा है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से और किसको नुकसान हो रहा है। सबसे पहले इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस में हम ये चीज़ देखेंगे। तो इकोनॉमिक फ्लोज यानी कि ट्रेड होना, कमोडिटी का फ्लो होना, सर्विसेज का फ्लो होना, ये कई बार वॉलंटरी होता है, यानी कि अपनी मर्ज़ी से होता है। यानी कि एक इंडिया हमें अपने आप हम कह रहे हैं बड़ी बड़ी MNCs को, आ जाओ हमारे साथ ट्रेड कर लो, आ जाओ हमारे MNC लगा लो। कभी कभी ये बाय फोर्स होता है, बाय फोर्स मतलब ज़बरदस्ती इम्पोज करा जाता है। कौन करता है? ये बड़ी बड़ी कंट्रीज़, रिच पावरफुल कंट्रीज, जैसे यूरोप की अमीर कंट्रीज़, अमेरिका की अमीर कंट्रीज़, जो देश होते हैं जो पॉलिटिकली वीक हैं, जिनके अपने अंदर सिचुएशन सही नहीं चल रही, उन पे जाके उनको फोर्स करते हैं। जैसे कि हमने कई बार देखा कि जो ऑयल कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस होता है, जहाँ पे में ऑयल है, वहाँ पे हमेशा USA इंटरवीन करता है, किसी ना किसी तरीके से जाके उनको फोर्स करता है कि वो उन्हें सस्ते रेटों पे ऑयल बेच दे। तो इसीलिए इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज में कभी कभी वॉलंटरी लोग इकोनॉमी बढ़ाने के लिए ग्लोबलाइजेशन करते हैं और कुछ कंट्रीज़ को ज़बरदस्ती करना पड़ता है USA और बाकी कंट्रीज़ की वजह से। ओके, तो जब से हमारा इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ है, कमोडिटीज़ का ट्रेड बढ़ गया है, इंपोर्ट्स बढ़ गए हैं। अब हम लोग कुछ भी मंगा लेते हैं बाहर से, अमेज़ॉन से। हमें अगर बाहर से भी कुछ पसंद आ रहा है, आराम से आप मंगा सकते हो। और जो रिस्ट्रिक्शन है और कैपिटल मूवमेंट पे, वो ख़त्म हो गई है। आजकल इतने सारे ऐप्स हैं जो हमें डॉलर्स में आराम से पेमेंट कर देते हैं, तो मूवमेंट ऑफ कैपिटल, फॉरेन एक्सचेंज काफ़ी आसान हो गया है आज के टाइम पे। और इन्वेस्टमेंट्स बहुत बढ़ गई हैं। अब तुम्हारा बिजनेस है, तुम एक बिजनेसमैन हो, तुम चाहते हो कि तुम ऑस्ट्रेलिया में जाके अपना कोई आउटलेट खोल दो, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू इन दिस एरा कि तुम जाके आराम से वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। या कोई बड़ी सी कंपनी भी हो गई, वो भी दूसरे देशों में जाके आज के टाइम पे आराम से इन्वेस्टमेंट परफॉर्म कर सकती है। तो ये चेंजेस किसकी वजह से? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यानी कि आप सही सीधा देखो तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये पॉसिबल हुआ है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से आइडियाज़ भी बहुत ज़्यादा इधर से उधर होने लग गए हैं, इंटरनेट पे, कंप्यूटर पे और बड़ी बड़ी साइट है, पिंटरेस्ट वगैरह पे, हम ट्विटर से हम आइडियाज़ हमें मिलते रहते हैं, हमें पता चलता रहता है क्या ट्रेंड हो रहा है। वी कैन कीप अप विद द वर्ल्ड थ्रू द इंटरनेट एंड द कंप्यूटर। बट पीपल का फ्लो, कमोडिटी का फ्लो भी हुआ
और हमारे आइडियाज़ का फ्लो भी हो गया, सर्विसेज का फ्लो भी हो गया, बट देखो पीपल का फ्लो नहीं होने देते, उतना नहीं होता पीपल का फ्लो। क्यों? बिकॉज जितने भी ये बाहर के देश की कंट्री है या हम भी है, हर कोई अपनी बाउंड्री में पीपल को नहीं आने देता। वो क्या लगा देते हैं, वीज़ा से रोक देते। क्यों? बिकॉज अगर सब लोग दूसरी कंट्रीज़ में जाने लगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे भी कम हो जाएगी। जैसे कि अमेरिका में बहुत स्ट्रिक्ट वीज़ा पॉलिसी है। वीज़ा पॉलिसी किस लिए? जिससे इंडिया वाले जाके उनकी जॉब्स ना छीन ले। इसीलिए जो बॉर्डर्स हैं उनको वो उन्होंने सील कर रखा है, उनको उन्होंने बचा रखा है ग्लोबलाइजेशन से। कैसे? थ्रू द वीज़ाज़। क्यों कर रखा है? बिकॉज अगर हम तो बहुत इंटेलिजेंट है, हम तो ख़त्म कर देंगे उनकी जॉब्स भी जाके यूएसए वालों की, तो इसलिए वो लोग बहुत तगड़े तगड़े वीज़ा लगाते हैं। तो अगर आप ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सिक्वेंस में देखो तो आइडियाज़ का फ्लो भी हो रहा है, कमोडिटी का भी हो रहा है, बट पीपल का उतना नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ वीज़ाज़ एंड अदर बाउंड्रीज। अब देखो कॉन्सिक्वेंस हर कंट्री में अलग होता है। ग्लोबलाइजेशन की इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस हर कंट्री में अलग होती है। कई कंट्रीज़ में इसका पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस होता है और कई कंट्रीज़ में इसका बेकार कॉन्सिक्वेंस होता है। तो इसमें भी डिवीजन है ओपिनियन में। कुछ लोग कहते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन अच्छा है और कुछ लोग कहते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन गंदा है। तो चलो दोनों की बातें हम सुन लेते हैं। पहले वो लोगों की बात सुनते हैं जो क्रिटिक्स हैं, जो कहते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन नहीं होना चाहिए। वो लोग कह रहे हैं कि जो सोशल जस्टिस है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आज के टाइम पे स्टेट कोई भी भला नहीं कर रही है अपने सिटीजन्स का, और जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है ये सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से हो रहा है। जो गरीब लोग हैं उनके बारे में जो सरकारें हैं वो सोच ही नहीं रही हैं। वो बस इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए एमएनसी बुला रही हैं, बड़ी बड़ी मशीनों से वो अपना सब कुछ तैयार करवा रही हैं, और जो फैक्ट्री वर्कर है और किसान है उनकी लाइफ बेकार हो गई है ड्यू टू द इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट लोग ये कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि अब हमें अपनी पॉपुलेशन को हेल्प करने के लिए क्या बनवाने पड़ेंगे? सोशल सेफ्टी नेट्स। सोशल सेफ्टी नेट्स एग्जाम में 1 मार्क में आएगा। तो ये क्या है? ये कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड बनाओ, यानी कि ऐसा काम करो जिससे कि बाहर के देश से ज़्यादा लोग यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं कर पाए, और जो गवर्नमेंट है वो अपने जो लोग हैं उनके ऊपर ध्यान दे पाए। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन तो हो बट फिर भी जो गवर्नमेंट है वो जॉब प्रोवाइड कराए, लाइवलीहुड प्रोवाइड कराए, एजुकेशन प्रोवाइड कराए, हेल्थ प्रोवाइड कराए, सैनिटेशन प्रोवाइड करवाए। ये चाहते हैं ये लोग कह रहे हैं कि जब से इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हुआ है सरकार ने काम करना बंद कर दिया है। सोशल सेफ्टी नेट्स बनाओ, मतलब बाहर से लोगों का इंडिया में काम करने आना या किसी भी देश में काम करने आना बंद करवाओ। और ये कह रहे हैं कि सोशल सेफ्टी नेट्स बनने के बाद भी कुछ इतना फ़र्क देखो नहीं पड़ा है, ये भी इनसफिशिएंट है और बेकार है। तो सोशल सेफ्टी नेट्स जब बने एक टाइम पे, वो तब भी इतना ज़्यादा उन्होंने कुछ करके नहीं दिखाए थे, वह इनसफिशिएंट। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी सोशल सेफ्टी नेट्स कहाँ पे है? उन कंट्रीज़ में जिनकी इकोनॉमी वीक होती है। जिनकी इकोनॉमी वीक होती है तो उसमें बड़े बड़े देश जैसे यूएसए वगैरह हो गए, ये आके उनके ऊपर कब्जा कर लेते हैं और उनकी इकोनॉमी को और रुइन कर देते हैं। तो ऐसे हम लोग वी आर डेवलपिंग, हम लोग इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन करें, ठीक है, बट एक टाइम हमने भी क्या कहा कि हम मेक इन इंडिया स्कीम लगाएंगे जिससे कि हमें अब बाहर से इम्पोर्ट्स वगैरह बंद कराने हैं। तो हमेशा हॉल्ट यानी कि स्टॉप करना पड़ता है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को, अगर तुम्हें अपनी इकोनॉमी को संभाल के चलना है, वेलफेयर स्टेट बना के चलनी है। अब इसके कुछ सपोर्टर्स हैं जो कहते हैं नहीं भैया करो जोरों शोरों से इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। तो वो कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा मदद करता है ग्रोथ में, वेलबींग में। अगर करेंसी डीरेगुलेट हो जाती है तो भी, और ग्लोबलाइजेशन के बढ़ने के बाद ट्रेड बढ़ गया है, उससे कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ठीक है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को वी कैन से दैट इट इज़ अ चैलेंज, तो इस चैलेंज को इंटेलिजेंट वे में आप लोग कंडक्ट करो। इस चैलेंज को हैंडल करना आज के टाइम पे हर कंट्री को आना चाहिए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे कोई भी आज के समय पे नहीं बच सकता। और ग्लोबलाइजेशन को मोमेंटम यानी कि स्पीड बढ़ गई है ग्लोबलाइजेशन की बिकॉज ऑफ द इंटरकनेक्टेडनेस। अब हम सबसे ज़्यादा कनेक्टेड हो गए हैं। आज के टाइम पे नॉर्मल बिजनेसमैन भी ग्लोबलाइजेशन को परफॉर्म कर रहा है, गवर्नमेंट भी कर रही है, पीपल भी करे। बिजनेसमैन मतलब लोग बाहर जाके अपनी दुकानें खोल रहे हैं, गवर्नमेंट तो ग्लोबलाइजेशन करती ही है, एट द सेम टाइम पीपल भी करने लगे हैं बाहर से। हम भी अमेज़ॉन या किसी साइट से अपना सामान आराम से मंगा सकते हैं, हम भी बाहर जाके पढ़ाई करने जाते हैं, हम भी बाहर जॉब करने जाते हैंगे। तो इस तरीके से आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन से बचना
मुमकिन नहीं है, ये उसके सपोर्टर्स कह रहे हैं। तो कह रहे हैं इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करो एंड इसको बहुत ही थरली इंटेलिजेंटली हमें इसको लेना चाहिए। तो ये इसके सपोर्टर्स है। और देखो जो सोशल सेफ्टी नेट है बनाने को तो बोला, पर खुद ही कह दिया कि ये अनसफिशिएंट और बेकार है, तुम्हें कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से बचने के लिए। नाउ कम टू द कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि जो भी कल्चर है किसी भी देश का उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके खाने पीने पे, उसके पहनने के तरीके पे और लोगों की थिंकिंग पे हमेशा ग्लोबलाइजेशन का इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कि जब भारत में ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने अपने कपड़े लॉन्च करे, तो आज के टाइम पे हम लोग ड्रेसेस पहनते हैं, आज के टाइम पे हम लोग जीन्स टॉप पहनते हैं। पहले ज़माने में तो इंडिया में साड़ी और सूट ही पहने थे। तो अब व्हाट इज़ दिस, तुम्हारी मम्मा आज के टाइम पे, जब तुम छोटे थे तुम्हारी मम्मा इतना नहीं पहनती होंगी जीन्स टॉप या फिर, बट आजकल तो मेरी मम्मी हमेशा जीन्स टॉप में ही रहती है, और जब मैं छोटी थी वो तब ज़्यादातर सूट पहनती थी। तो दिस इज़ द चेंज इन द कल्चर। आजकल आप बाजार जाओगे तो मैं ज़्यादातर लड़कियों की या लड़कों की किसी की भी आपको वेस्टर्न क्लोथ्स की दुकानें मिलती है। पहले ज़माने में कुर्ता पजामा एंड साड़ी सूट ये इंडिया का कल्चर था। तो दिस इज़ द कल्चरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ये ब्रिटिशर्स की वजह से हुआ या वेस्टर्न कल्चर की वजह से हुआ, वो तो वी कैन से दोनों की वजह से हुआ है, बट दिस इज़ द इंडियन, आप कह सकते हो इंडिया के ऊपर ये इफेक्ट पड़ा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और कई जगहों पे अब खाने पीने पे भी पड़ा। हमारे यहाँ मैकडॉनल्ड्स है, डोमिनोज़ है। अब हमें घर पे मम्मी का खाना अच्छा नहीं लगता, हमें डोमिनोज़ की गार्लिक ब्रेड खानी है, हमें घर का खाना पसंद नहीं है। तो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ ऑल द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इसके भी दो सपोर्टर्स हैं। एक हो गए जो कह रहे हैं कि बेकार है ग्लोबलाइजेशन, इसकी वजह से जो कल्चर है वो बिल्कुल ही सेम होते जा रहे हैं। डिस्टिंक्टिवनेस, देखो अच्छा लगता है ना, आप एक ही चीज़ को देखते रहो तो बोर हो जाते हो। तो ये जो अलग अलग कल्चर्स होते हैं ना, ये वर्ल्ड को अच्छा बना देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कल्चरल कॉन्सिक्वेंस ग्लोबलाइजेशन का बेकार है, इसकी वजह से सब लोग सेम हो गए हैं आज के टाइम पे। और कुछ कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, और जब दो देशों के कल्चर मिल रहे हैं तो और एक अच्छा नया कल्चर निकल के आता है। तो एक चीज़ को बोला गया कल्चरल होमोजेनाइजेशन, वो रहा रेड से गोला कर रखा है, एंड एक चीज़ को बोला गया है कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन। नाउ व्हाट इज़ कल्चरल होमोजेनाइजेशन? कल्चरल होमोजेनाइजेशन मतलब है यूनिफॉर्म कल्चर, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही कल्चर हो गया है आज के समय पे। जैसे कि आज के समय पे हर कोई जीन्स पहनता है, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ हर कोई तुम्हें जीन्स और शर्ट में दिख जाएगा। इस चीज़ को तुम कह सकते हो होमोजेनाइजेशन, कि पहले लोगों ने अपनी जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस थी अब पहननी बंद कर दी हैं। फॉर एग्जांपल एक और चीज़ हमें बता रखी है ऑफ मैकडॉनलाइजेशन। आजकल हर कंट्री में मैकडॉनल्ड्स है, और जो स्ट्रीट फूड वगैरह है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैकडॉनल्ड्स में जाके एक बर्गर खाओ, ख़त्म कहानी। तो इस चीज़ को एक थ्रेट बता रखा है। देखो जो हमारा इतना वैरायटी वाला कल्चर है ना, अब लोग उसको भूल रहे हैं, कल्चरल फूड्स को भूल रहे हैं, एंड सब लोग मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज़ की तरफ भाग रहे हैं। तो दैट मीन्स ये जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्ट मतलब आप मान लो यूएसए का या फिर जो अमीर अमीर यूरोप की कंट्रीज़ है, उनका कल्चर जो पुअर कंट्रीज़ होती हैं उन पे आके थुप जाता है। वो लोग तो शुरू से ही उस चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, रिच कंट्रीज़ वाले। अब हमारे जैसी कंट्री पुअर या मीडियम कंट्रीज़ जो हैं उनके ऊपर उनका कल्चर आके दबाव डाल रहा है। तो जो इम्पोजिशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर है, फॉर एग्जाम्पल हो गया ब्लू जीन्स वगैरह, ये इस चीज़ को बोला गया है होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर। आप कुछ लोग कह रहे हैं, तुम्हारे मन में भी आ रहा होगा क्या हो गया, खाएंगे हम तो डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा, पर इसका मतलब ये थोड़ी है घर पे मम्मी डोसा बनाएंगे तो हम वो नहीं खाएंगे, या फिर अगर मम्मी ने राजमा चावल बनाए तो हम वो नहीं खाएंगे। तो कुछ लोग इस मेंटालिटी के लिए भी हैं कि कल्चरल होमोजेनाइजेशन जैसा कुछ नहीं होता है। अगर हमें चॉइसेस इनलार्ज हो रही हैं तो होने दो, हम बर्गर भी खाएंगे, पिज़्ज़ा भी खाएंगे, राजमा चावल भी खाएंगे, और गार्लिक ब्रेड भी खाएंगे, और डोसा भी खाएंगे। और वो कह रहे हैं जीन्स टॉप है तो क्या हो गया, हम तो कुर्ते के साथ में जीन्स पहन लेंगे। तो इस टाइप के भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी चॉइसेस बढ़ गई हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर किसी ने आके कुछ थोप दिया है, जब हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे। इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है कि जो कल्चर्स हैं वो और ज़्यादा डिस्टिंक्टिव और डिफरेंट हो गए हैं। क्या हुआ है, अब अमेरिका में भी कई लोग जीन्स के साथ में कुर्ता पहन लेते हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट आया है कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन से, यानी कि अलग अलग कंट्रीज़ के कल्चर्स मिक्स हो गए हैं और हेट्रोजेनाइज हो गए हैं। अब अमेरिका वाले भी खादी का कुर्ता और जीन्स पहन लेते हैं और हम लोग भी पहन लेते हैं। वो लोग भी वहाँ पे कुछ और हमारी इंडियन फूड रेस्टोरेंट्स में जाके खा लेते हैं और हम उनका खाना खा लेते हैं। तो कल्चर हेट्रोजेनाइजेशन वाले कहते हैं कि इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस और कल्चर कॉन्सिक्वेंस जैसी कोई चीज़ नहीं है। कल्चर जब मिक्स हुआ है अलग अलग कंट्रीज़
कंट्रीज़ का, तो उससे क्या हुआ है, हमारी चॉइसेस बढ़ गई हैं। और जो फर्स्ट व्यूअर्स हैं वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े देशों ने आके हमारा कल्चर ख़त्म कर दिया और होमोजेनाइज हो गया पूरा वर्ल्ड का एक कल्चर, मैकडॉनल्ड्स पूरे वर्ल्ड में, जीन्स पूरे वर्ल्ड की। तो ये कल्चर ग्लोबलाइजेशन को गलत कह रहे हैं और सेकंड वाले ग्लोबलाइजेशन को अच्छा कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इससे हमारी चॉइसेस इनलार्ज हो गई हैं। तो हेट्रोजेनाइजेशन मतलब चॉइस इनलार्ज होना और होमोजेनाइजेशन का मतलब यहाँ पे है कि सारे कल्चर्स का सेम हो जाना। तो ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा दिया, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। And now we will start our next topic, India and the global. Let us study the India and globalization. तो इंडिया में ग्लोबलाइजेशन कब स्टार्ट हुई? तो बहुत पुराने समय से हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन थी, जब ब्रिटिशर्स राज करते थे। बट उस समय ब्रिटिशर्स हमें से लूटते थे ग्लोबलाइजेशन के ज़रिए। क्या होता था, एक्सपोर्ट करते थे ये रॉ मटेरियल, यानी कि कच्चा सामान इंडिया से जाता था। कपड़ा जाएगा इंडिया से, शर्ट बनेगी हमारे यूरोप की, ब्रिटेन की फैक्ट्री के अंदर, और वो फैक्ट्री की सस्ती सी शर्ट आके इंडिया में बिक जाती थी महंगे रेटों पे। तो क्या था, इंडिया एक्सपोर्ट तो करता था प्राइमरी प्रोडक्ट को और कंज्यूम करता था फिनिश्ड गुड्स को। तो जो ब्रिटेन था उनके लिए ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद हो रही थी। वहाँ फैक्ट्री में उनके लेबर्स को काम मिल रहा था और महंगे रेटों पे वो आके इंडिया में सामान बेच रहे थे और बहुत सस्ते रेट पे वो हमसे कपड़ा और बाकी रॉ मटेरियल यहाँ से एक्सपोर्ट करा देते थे ब्रिटेन के अंदर। तो इतना अच्छा खासा बिजनेस काफ़ी समय तक ब्रिटिशर्स हमारे साथ चलाते रहे। अब जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई तो हम लोग अब डर चुके थे सारे इन बाहर के देशों से ट्रेड करने से। ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड के थ्रू ही तो आई और फिर ब्रिटिशर्स आ गए। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि सबसे पहले तो खुद को सेल्फ रिलायंट बनाएंगे और प्रोटेक्शनिज्म फॉलो करेंगे। सेल्फ रिलायंट मतलब हमें खुद में सक्षम होना है कि हम अपना खाना खुद बना पाए, कपड़े पहनने के लिए हमारे पास खादी हो, कॉटन क्लॉथ हो, सब कुछ हमारे पास खुद हो। जैसे कि आज के टाइम पे हमने कहा लोकल, अभी कोविड-19 आया तो हमने कहा लोकल चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दो, जिससे कि बाहर के देश से डील नहीं भी हो रहा तब भी कंट्री के अंदर किसी भी चीज़ की कमी ना आए। तो इंडिया ने फॉलो करा सेल्फ रिलायंस, हमारे 5 ईयर प्लान बनने शुरू हुए और उसके थ्रू इंडिया में डेवलपमेंट लाया गया। एंड प्रोटेक्शनिज्म फॉलो करा, हमने ट्रेड बैरियर्स लगा दिए थे, ना कोई बाहर के देश आके हमारे से डील करेगा, ना वो हम कुछ इम्पोर्ट कराएंगे, ना हम कुछ एक्सपोर्ट करेंगे। बहुत लिमिटेड लेवल पे चलता था उस समय पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। क्यों? क्योंकि हम डर चुके थे ब्रिटिशर्स ट्रेड के थ्रू इंडिया आए थे। अब हमें किसी ब्रिटिशर, जापानीज़, पोर्चुगीज़ और फलाने ढमकाने को इंडिया में नहीं बुलाना था। तो 1947 इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों ने प्रोटेक्शनिज्म और सेल्फ रिलायंस को फॉलो करा। अब उस समय पे मेन गवर्नमेंट ने ध्यान दिया इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने में और पॉवर्टी हटाने में। तो उस समय पे गवर्नमेंट ने हेल्थ पे, हाउसिंग पे और प्राइमरी एजुकेशन में इंडिया में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर देखा, सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री देखी। तो ये सब चीज़ें अभी भी इंडिया में पीछे है। हेल्थ, हाउसिंग, सैनिटेशन, दिस इज़ द ओनली थिंग। अब 1991 में नरमिशा राव की जब हमारी गवर्नमेंट चल रही थी, उस समय पे एक इकोनॉमी में चेंज लाया गया। हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी कि उस समय घाटा चल रहा था, इकोनॉमी क्राइसिस में जा रही थी, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब कि बदलाव लाए गए। बदलाव किस में हुआ? हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी खोल दी। इंडिया में आया LPG, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। इंडिया ने अपने दरवाजे खोल दिए। आओ बाहर की कंट्रीज, चाइना, आओ अपना सामान लेके इंडिया में फैक्ट्री लगाओ, MNC बनाओ और काम करना स्टार्ट करो। अब हमने ये क्यों करा? चाइना, अमेरिका और ये इतनी सारी यूरोप की कंट्रीज़ को हमने क्यों बोला? बिकॉज उस समय हम फाइनेंशियल क्राइसिस में थे। अब समय आ गया था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पे से बैरियर हटाने पड़े। तो वो 1991 में हुआ। अभी बुक में बताया गया है कि ये बहुत शॉर्ट पीरियड है कैलकुलेट करने का कि LPG से हमें कितना फ़ायदा मिला है या फिर नहीं मिला है। तो हमने LPG हाई ग्रोथ लाने के लिए नहीं फॉलो करी थी कि इंडिया एकदम से ट्रेन की तरह भाग जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा, बिल्कुल ही प्लेन की तरह हाई ग्रोथ हो जाएगी ग्लोबलाइजेशन लाने से, LPG लाने से। बट हमने LPG इसलिए लगाई जिससे जो ग्रोथ है वो इक्वली शेयर हो सारे सेक्टर्स में। नाउ हमें पता है कि इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट हुआ। क्या हुई है सारे सेक्टर्स में इक्वली ग्रोथ? दैट यू कैन थिंक, तुम खुद सोचो, सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। तो इसलिए हमारा जो ग्लोबलाइजेशन 1991 के बाद से इंडिया में शुरू हुई थी, याद रखना, LPG आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब आ जाओ रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। रेजिस्ट करना मतलब ग्लोबलाइजेशन से बचना।
हर कोई, अब आपने इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस पढ़ा, उसमें क्रिटिक्स पढ़े, उन्होंने कहा सोशल सेफ्टी नेट्स बनाओ, फिर कहा वो भी बेकार है। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस पढ़ा, उसमें कहा कि सरकार ने वेलफेयर करना बंद कर दिया ग्लोबलाइजेशन के बाद से। कल्चरल कॉन्सिक्वेंस पढ़ा तो उसमें बताया कि होमोजेनाइज हो गया कल्चर, पूरे वर्ल्ड में सब ब्लू जीन्स सब बर्गर खाते हुए दिखेंगे, डिस्टिंक्टिवनेस खत्म हो जाएगी हमारे पूरे वर्ल्ड में से। तो क्रिटिक्स बहुत ज़्यादा हैं ग्लोबलाइजेशन के, इसका रेजिस्टेंस आ रहा है लेफ्ट एंड राइट दोनों विंग से। आज हम पॉलिटिकल की फर्स्ट बुक कंप्लीट कर रहे हैं 12th क्लास के स्टूडेंट। अभी तक तुम्हें लेफ्ट राइट नहीं पता है तो लास्ट टाइम मैं बता रही हूँ, कभी मत भूलना अपनी लाइफ में जनरल नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस। लेफ्ट विंग वो होते हैं जो कहते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के थ्रू पब्लिक सेक्टर को प्रमोट करना चाहिए, उससे डेवलपमेंट लाओ। और राइट विंग वाले चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर और इकोनॉमी जो बढ़ावा दिया जाए वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू मार्केट फोर्सेस को पे छोड़ देना चाहिए और इकोनॉमी में डेवलपमेंट आएगा। तो लेफ्ट विंग से भी क्रिटिसिज्म आया, राइट विंग से भी। दोनों लेफ्ट राइट आइडियोलॉजी अलग अलग थी, पर दोनों ने ही ग्लोबलाइजेशन को अपने अपने तरीक़ों से क्या करा, रेजिस्ट करा, उसको क्रिटिसाइज करा। तो पहले हम पूरे वर्ल्ड का देखेंगे, पूरे वर्ल्ड में लेफ्ट वाले जो लोग हैं उन्होंने क्या कहा राइट ने, फिर हम इंडिया का देखेंगे कि इंडिया में क्या था। तो पूरे वर्ल्ड में लेफ्ट विंग वालों ने क्या कहा कि ये जो ग्लोबल कैपिटलिज्म हो गया है, ये ग्लोबलाइजेशन नहीं है, ये ग्लोबल कैपिटलिज्म है। यानी कि ये जो यूएसए की आइडियोलॉजी थी ना वो कैपिटलिज्म वाली, अब पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्लोबलाइजेशन के बाद से वो आइडियोलॉजी थुप गई है आके। ये प्रो रिच लोगों के लिए बनी है, ये अमीर लोगों को और प्रो बनाने के लिए। प्रो मतलब क्या होता है, बढ़िया, यानी कि जो ये थोड़े बहुत रिच लोग हैं ये उनको और रिच बनाने के लिए बनी है। और इससे रिच रिच हो रहा है, पुअर पुअर हो रहा है, अमीर अमीर हो रहे हैं और गरीब गरीब हो रहा है। और ये जो स्टेट है सरकार की कैपेसिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। सरकार जितना पहले काम कर रही थी वेलफेयर का, अब ग्लोबलाइजेशन के बाद से वो भी ख़त्म है बिल्कुल। राइट विंग वाले अब दूसरी पे आ जाओ, जो वैसे तो वो लोग कैपिटलिज्म को फॉलो करना चाहते हैं राइट विंग वाले, बट वो भी क्या कह रहे हैं, वो भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस ग्लोबलाइजेशन को। वो क्या कह रहे हैं, इसकी वजह से हम सेल्फ रिलायंट ख़त्म हो गया है, कंट्री या दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट है खाना मांगने तक के लिए भी। हम इंपोर्ट कराते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्या ज़रूरत है हमारी जैसी कंट्री को फ्रूट्स वेजिटेबल्स इंपोर्ट करवाने की जो एग्रीकल्चर बेस्ड हैगी। तो इसीलिए राइट विंग वाले कहते हैं कि सेल्फ रिलायंस बने और प्रोटेक्शनिज्म थोड़ा बहुत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर कोई एमएनसी आके यहाँ पे लग जाए और हमारा पैसा लूट के बाहर ले जाए। तो ये राइट विंग वाले कहते हैं। और ये भी यही कह रहे हैं कि अब से जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है जो सरकार है उसका काम होना बंद हो गया है, वीक हो गई है हमारी स्टेट, अब वो बस लॉ और ऑर्डर और मिलिट्री चला रही है, वेलफेयर प्रैक्टिस नहीं करी। और कल्चर के भी राइट विंग वाले ध्यान देते हैं, वो कह रहे हैं कि जो ओल्ड वैल्यूज़ है, जो अपना पुराना कल्चर हैगा लोगों का, हर एक कंट्री का, खाली इंडिया का नहीं, बड़ी सारी कंट्रीज़ के अपने ट्रेडिशनल कल्चर है, वो सब खत्म होते जा रहा है, सब होमोजेनाइज हो रहा है, सब सेम टू सेम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। और पूरे वर्ल्ड में एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स भी चले हैं, पर ये ऐसे नहीं थे ग्लोबलाइजेशन की कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन ही ख़त्म कर दो, नहीं, ये कुछ स्पेसिफिक इश्यूज़ के ऊपर इन्होंने कह सकते हो प्रोटेस्ट करा। ऐसा नहीं इन्होंने कहा ग्लोबलाइजेशन ख़त्म करो, इन्होंने कुछ मुद्दों को पकड़ा। फॉर एग्जांपल 1999 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वन मार्कर है याद कर लो, एक मिनिस्ट्री मीटिंग हुई सिएटल में। कहाँ हुई? सिएटल में। और इन्होंने प्रोटेस्ट करा कि ये जो बड़ी बड़ी पावरफुल कंट्रीज़ है, अमेरिका ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, और जो ये हमारी यूरोप की कंट्रीज़ हो गई, ब्रिटेन और फ्रांस जैसी, ये अनफेयर प्रैक्टिसेस करती हैं ट्रेड में। यानी कि ये हमसे तो सस्ते रेटों पे सामान मंगवा लेती है और हमारे को ज़्यादा टैक्सेस वगैरह लगाती हैं। इन्होंने अपनी कंट्रीज़ में वीज़ा लगा रखे, हम वहाँ जॉब करने नहीं जा सकते, और ट्रेड में ये लोग अनफेयर प्रैक्टिसेस करते हैं। तो ऐसा प्रोटेस्ट हुआ कि अब ये लोग ये करना बंद करते 1999 में। उसके बाद वर्ल्ड सोशल फोरम WSF जिसको कहते हैं, उसकी एक कॉम्पोजिशन है, कोलिशन है पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड सोशल फोरम कोई भी एक्टिविस्ट है उसका पार्ट बन सकता है कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करके। उसमें ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, अगर किसी का ह्यूमन राइट वायलेट हो जाए तो वो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन्वायरमेंटलिस्ट जो इन्वायरमेंट की केयर करते हैं, लेबर के एक्टिविस्ट हो गए जो लेबर्स की केयर करते हैं पूरे वर्ल्ड में, यूथ एक्टिविस्ट और वुमेन एक्टिविस्ट जो वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन के लिए वर्क करे। वर्ल्ड सोशल फोरम में सब लोग हैं और वो लोग नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन को अपोज करें। नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन मतलब गाइज ये है कि ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है ना, ग्लोबलाइजेशन में हम चाहते हैं कि हर एक कंट्री, खाली यूएसए, मैंने जब से चैप्टर स्टार्ट करा यूएसए और यूरोप की बड़ी कंट्रीज़ का मैं नाम ले रही हूँ, नहीं, अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका और भी तो इतनी कंट्रीज़ है, वो भी बने ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा, वो भी बने। ये इन लोगों ने अपोज करा न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन को कि खाली यूएसए ही क्यों अपनी डोमिनेंस हमारे पे शो करे, खाली यूएसए का ही कल्चर फॉलो क्यों करें, हम किसी और कंट्री के कल्चर को भी मिक्स करते हैं अपने साथ में, दिस दे वांट। अब फर्स्ट वर्ल्ड सोशल फोरम की मीटिंग हुई थी प्रोटो
एलिग्रे ब्राज़ील में 2001 1 मार्कर है, याद कर लो, आपके पास मल्टीपल चॉइस की वेटेज बढ़ जाएगी। ओके, 4th मीटिंग हुई थी मुंबई के अंदर 2004 में, 2004 में, और 7th मीटिंग हुई थी केन्या के अंदर 2007 के अंदर। तो ये 1 मार्कर्स हैं, रट लेना, आई एम टेलिंग यू, आएगा एग्जाम में। नाउ लास्ट टॉपिक पे आते हैं, इंडियन रेसिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। अब इंडिया के अंदर भी प्रोटेस्ट देखेंगे लेफ्ट और राइट विंग का। आ गए हैं इंडियन रेसिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। इंडिया में सोशल मूवमेंट्स होते हैं ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ, लेफ्ट और राइट विंग दोनों ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो लेफ्ट विंग कह रहा है वो कह रहा है लिबरलाइजेशन बहुत बढ़ गई है, यानी कि एमएनसीज आसानी से कंट्री में आ रही हैं, आसानी से इंपोर्ट हो रहा है कंट्री में सामान, और जो ट्रेड बैरियर्स है वो ख़त्म हो गए। इससे जो लोकल प्रोड्यूसर है उनको बहुत नुकसान हो रहा है। तभी जब चाइनीज़ प्रोडक्ट्स इंडिया में बहुत ज़्यादा आने लगे तो लोकल प्रोड्यूसर ने प्रोटेस्ट करा कि उनकी लाइवलीहुड ख़त्म हो गई थी। तो लिबरलाइजेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। इंडियन सोशल फोरम भी है हमारे पास, जैसे वर्ल्ड सोशल फोरम है वैसे ही इंडियन सोशल फोरम है। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि इतनी ज़्यादा लिबरलाइजेशन नहीं होनी। जैसे अभी अभी तो हमने कहा ना, लोकल, यानी कि लोकल चीज़ों को प्रमोट करो, हमें अपनी बाकी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होना है। सेकेंड, हमारा ट्रेड यूनियंस बनी है बहुत सारी। ट्रेड यूनियंस क्यों बनी? देखो कि अगर बाहर से प्रोडक्ट्स आएंगे तो इंडिया की फैक्ट्री के जो लोग हैं, इंडिया की फैक्ट्री में जो लेबर है, जो वर्कर्स हैं, उनका क्या होगा? बाहर से तुम फैक्ट्री प्रोडक्ट्स मंगाओगे, बाहर से सिले सिलाए कपड़े मंगाओगे, तो इंडिया के लोगों का क्या होगा? तो इसीलिए प्रोटेस्ट लॉन्च हुए ट्रेड यूनियंस के थ्रू भी। एंड एक बहुत बड़ा ओपोजिशन हुआ, यानी कि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट लॉन्च हुआ था जब अमेरिका और यूरोप वालों ने नीम पे पेटेंट लगा दिया। नीम, आयुर्वेदा में कब से नीम और हमारी इन हर्ब्स का यूज़ हो रहा है, और इन्होंने नीम पे पेटेंट लगाना मतलब मुहर लगा दी नीम के ऊपर कि नीम खाली यही लोग यूज़ कर सकते हैं, यही लोग उगा सकते हैं। तो इस बात पे बहुत बड़ा ओपोजिशन हुआ था। एंड इस तरीके से हमारा लेफ्ट विंग से प्रोटेस्ट है। अब राइट विंग से प्रोटेस्ट क्या आया? इन्होंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन से इंडिया का कल्चर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इन्होंने क्या कहा कि फॉरेन टीवी चैनल्स बंद हो जाने चाहिए, हमारे जो टीवी पे फॉरेन चैनल्स आते हैं वो बंद करो, जिससे बच्चे फॉरेन जो कल्चर है उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो, एंड कार्टून्स वगैरह भी वो इंडियन टाइप वाले देखे। तभी आपने देखा आजकल जितने भी कार्टून्स हैं वो हमारे इंडियन कार्टून्स बन गए, गणेश हनुमान जी वाले कार्टून्स हमारे बनने लग गए हैं। और वैलेंटाइंस डे वी ऑल नो क्या होता है, लड़के लड़कियों का मुँह काला करा जाता है वैलेंटाइंस डे पे। तो राइट विंग वाले वैलेंटाइंस डे को प्रोटेस्ट करते, कहते हैं हमारे अपने त्यौहार है, दिवाली होली उनको मनाओ। नेक्स्ट क्या था? ड्रेसिंग सेंस ऑफ गर्ल्स के ऊपर राइट विंग वाले प्रोटेस्ट करते हैं कि लड़कियों ने इंडियन कपड़े पहनने बंद कर दिया, नाउ दे आर वेयरिंग द वेस्टर्न क्लोथ्स। तो ये था इंडियन रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। डायरेक्ट आपको फोमा का आंसर्स में आएगा, लेफ्ट विंग राइट विंग का प्रोटेस्ट लिख देना, ऐसे ही जैसे मैंने बताया इंस्टाग्राम नोट्स में तुम्हें सब मिल जाएगा। आईडी तुम्हें स्टार्टिंग में दिख गया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर के डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स, हैंड रिटन नोट्स, टाइप नोट्स का लिंक गिवन है, गो एंड चेक इट। और अगर इस वाली वीडियो का पिंड कमेंट देखोगे तो फर्स्ट बुक और सेकेंड बुक पॉलिटिकल साइंस की हर एक लिंक गिवन है। इंस्टाग्राम आईडी से डायरेक्ट तुम्हें सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, तो सारी मटेरियल की आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर कोई और वीडियो देखनी है, यानी कि अगर आपको पॉलिटिकल का चैप्टर पढ़ना है, हिस्ट्री का, इको का, ज्योग्राफी का, साइकोलॉजी का, सब कुछ है मेरे चैनल पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, गो एंड चेक इट। सारा कोर्स आप अपना क्लास 11 में और 12 में ह्यूमैनिटीज़ का कवर कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, एंड प्लीज़ अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को। एंड अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड्स, एंड आई विल मीट यू।